नमस्कार दोस्तों, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का स्पष्ट निर्देश है कि बिहार के सभी पंचायतों में 15 अगस्त से सभी आरटीपीएस केंद्र को संचालित किया जाना है नियमित रूप से। और विभागीय पत्र भी इस संबंध में निर्गत हो चुका है कि इस कार्य में कोई भी कर्मी, अधिकारी, पदाधिकारी अगर कोताही बरतते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी। यह कार्य मूल रूप से पंचायत कार्यपालक सहायकों को करना है, लेकिन पंचायत कार्यपालक सहायक किस तरीके से पोर्टल पर जाकर विभिन्न आवेदनों के लिए अप्लाई करेंगे वह मैं आज इसी वीडियो में बताने वाला हूं। आप बने रहिए हमारे साथ। मैं आपको यह भी बता दूं कि फिलहाल सिर्फ 5 सेवाओं के लिए अप्लाई करने का काम हर एक आरटीपीएस केंद्र से होना है। वो 5 सेवाएं क्या हैं, आप एक बार गौर फरमाइए। पहला, जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन होगा। दूसरा, आवासीय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन। तीसरा, आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन। चौथा, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के लिए आवेदन। और पांचवा, एनसीएल यानी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट के लिए आवेदन। तो ये 5 प्रमाण पत्रों के लिए आवेदन हर पंचायत के आरटीपीएस केंद्र पर होना है 15 अगस्त से। कैसे होगा यह भी जानते हैं। मैं आपको यह सब बताने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप, इसलिए बहुत ही गौर से सुनिएगा। खास करके पंचायत कार्यपालक सहायकों के लिए यह काम की वीडियो है। अगर आप पहली बार इस काम को शुरू करने वाले हैं तो मैं कहूंगा कि आप अपना ब्राउजर खोलें। ब्राउजर कई तरह के होते हैं, जैसे मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम इत्यादि। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि आप फायरफॉक्स में बेहतर काम कर सकते हैं। हालांकि मैंने गूगल क्रोम में इस काम को किया है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आप काम कैसे करेंगे? पहला स्टेप ये है कि आप अपना ब्राउजर खोलें। ब्राउजर खोलेंगे तो कुछ इस तरह का स्क्रीन आपको दिखेगा, या हो सकता है कुछ इससे अलग भी दिखे, क्योंकि हमारी सेटिंग ऐसी थी तो हमारे सेटिंग में इस तरह का गूगल का पेज दिख रहा है। आपको सबसे ऊपर टाइप करना है serviceonline.bihar.gov.in और उस पर टाइप करने के बाद आप एंटर बटन दबाएंगे। जैसे ही एंटर बटन दबाएंगे तो आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह का विंडो खुलेगा। यही वह पोर्टल है जिस पर जाकर आप विभिन्न प्रमाण पत्रों के लिए आवेदन करेंगे। लेकिन कैसे, ध्यान से समझिएगा। अब आप देख रहे होंगे इस पर बहुत कुछ लिखा है, आप उन पर ना जाएं, सिर्फ और सिर्फ दाएं हिस्से में जो नागरिक अनुभाग लिखा है वहां पर गौर फरमाएं। नागरिक अनुभाग के ठीक नीचे लिखा है खुद का पंजीकरण। तो अगर पहली बार आप ये काम करने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपना पंजीकरण करना होगा। दाईं तरफ ब्लू कलर से जो लिखा है खुद का पंजीकरण, उस पर आप क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करते ही आपके सामने जो विंडो खुलेगा वह कुछ इस प्रकार होगा। आप ये देख रहे हैं पॉपअप विंडो है जिसमें आपसे एंटर योर फुल नेम कहा जाएगा। उसमें आप अपना नाम लिख देंगे। उसके बाद एंटर अ वैलिड ईमेल एड्रेस, आप अपना ईमेल एड्रेस जो इस काम के लिए आप प्रयोग करना चाहते हैं वह लिख देंगे। ठीक उसके नीचे देखें एंटर मोबाइल नंबर, आप अपना मोबाइल नंबर लिख देंगे। और उसके भी नीचे आ जाए तो लिखा है एंटर योर पासवर्ड। ये पासवर्ड आपको बना लेना है इस कार्य के लिए। तो पासवर्ड आप कुछ ऐसा बनाएंगे कि कम से कम 8 कैरेक्टर का हो, ज्यादा से ज्यादा 15 कैरेक्टर का हो। पासवर्ड बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे उस पासवर्ड में कम से कम एक लेटर ऐसा हो जो कैपिटल हो, कम से कम एक लेटर ऐसा हो जो स्मॉल हो, कम से कम एक लेटर ऐसा हो जो स्पेशल कैरेक्टर हो, कम से कम एक लेटर ऐसा हो जो न्यूमेरिक हो। आगे बढ़ते हैं, उसके ठीक नीचे देखिए लिखा है स्टेट और सेलेक्ट। तो स्टेट में यह अंडरस्टूड है कि सिर्फ और सिर्फ आप बिहार ही चुनेंगे। तो पॉपअप विंडो पर क्लिक करते ही बिहार चूज कर लेंगे और चूज करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे। आगे क्या,
आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस तरह से ये फिल किया जाता है। ये मैंने फिल किया हुआ है। पासवर्ड आपको इसमें नहीं दिखेगा। जब आप स्टेट भी चुन लेंगे तब उसके नीचे आपको कैप्चा लिखने का ऑप्शन आएगा। कैप्चा बहुत ही आसान होता है। कैप्चा लिखने के बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, सबमिट करते ही आपको एक मैसेज आएगा इस तरह का, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपको इसमें OTP डालना होता है। यानी जो ईमेल आईडी और जो मोबाइल नंबर आपने लिखा है उन दोनों पर OTP आएगा और वो OTP आपको इसमें लिखना है। ईमेल की OTP ईमेल वाले बॉक्स में और मोबाइल नंबर की OTP मोबाइल वाले बॉक्स में लिखना है। लिखने के बाद आपको वैलिडेट पर क्लिक करना है। अगर किसी कारण से आपके मोबाइल या ईमेल पर OTP नहीं आता है तो फिर आप जो दाईं ओर देख रहे हैं ग्रीन कलर में लिखा है रीसेंड OTP, तो आप रीसेंड पर क्लिक करेंगे तो फिर से OTP आएगा आपके मोबाइल पर। अगर मोबाइल पर आ चुका है और ईमेल पर आ चुका है तो दोनों को एंटर करने के बाद आप वैलिडेट पर क्लिक करेंगे और वैलिडेट पर क्लिक करने के बाद क्या होगा वह देखिए। बिल्कुल मुबारक हो, आप रजिस्टर्ड हो चुके हैं। रजिस्टर्ड योरसेल्फ का छोटा सा विंडो बनकर आएगा जिसमें लिखा होगा यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड ऑन http serviceonline.bihar.gov.in। तो अब आपने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है। यह एक बार ही आपको करना होगा। उसके बाद आप सिर्फ और सिर्फ लॉगिन करेंगे होम पेज पर जाकर। वो कैसे वह देखिए। यहां स्टेप 8 लिखा है, लेकिन आप समझिए कि अगर आपने अपना आईडी और पासवर्ड बना लिया है यानी रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो फिर यह पहला स्टेप है काम करने के लिए। यानी आप serviceonline.bihar.gov.in का पेज ओपन करेंगे। उस पर जो सबसे दाईं ओर ऊपर में आपको लॉगिन दिख रहा है उस लॉगिन पर जाकर आप क्लिक करेंगे। लॉगिन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का पॉपअप विंडो दिखेगा जहां सावधानियां लिखी होंगी। वो सब आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं और फिर लास्ट में नीचे लॉगिन के लिए आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का विंडो दिखेगा जिसमें आपको सिर्फ लॉगिन आईडी और पासवर्ड लिखना है। आप देख सकते हैं पहले लॉगिन आईडी, उसके नीचे OTP/पासवर्ड। यानी अगर पासवर्ड अपना भूल चुके हैं तो OTP आप मंगा सकते हैं दाईं ओर गेट OTP पर क्लिक करके। अगर पासवर्ड याद है तो फिर डायरेक्ट आप पासवर्ड ही लिख दें। फिर नीचे जो कैप्चा है उसे दाईं ओर के बॉक्स में डाल दें और फिर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने कुछ इस तरह का विंडो खुलेगा। तो यह पेज खुलेगा आपके सामने जिस पर जाकर के कि आप आवेदन कर सकते हैं विभिन्न प्रमाण पत्रों के लिए। आप इस पेज को बहुत गौर से देखिए। बाईं ओर 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं जिसमें लिखा है मैनेज प्रोफाइल, नीचे लिखा है अप्लाई फॉर सर्विसेज, फिर लिखा है व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन और उसके नीचे लिखा है मैसेज एंड अलर्ट्स। आपके काम की इसमें सिर्फ 2 चीजें हैं। सबसे ऊपर जो आपने देखा मैनेज प्रोफाइल, उसका काम नहीं है। सबसे नीचे जो लिखा है मैसेज एंड अलर्ट्स, इसका भी काम आपको नहीं है। सिर्फ आपको काम करना है अप्लाई फॉर सर्विसेज पर। यानी जो आप अप्लाई करेंगे किसी आवेदनकर्ता के लिए वो इसी पर क्लिक करके, यानी अप्लाई फॉर सर्विसेज पर क्लिक करके। दूसरा जो नीचे में है व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन। जब आपने अप्लाई कर दिया और कुछ दिनों के बाद आप चेक करना चाहते हैं कि उस एप्लीकेशन का क्या स्टेटस है, वह रिजेक्ट हुआ, अप्रूव हुआ या कहाँ है, किस स्थिति में है, वह आप देख पाएंगे। तो वह बहुत आसान है। फिलहाल मैं इस वीडियो में आपको बहुत डिटेल से बताने वाला हूं अप्लाई फॉर सर्विसेज के बारे में। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि फिलहाल सिर्फ 5 सर्विसेज के लिए ही आप अप्लाई करेंगे, जिसमें जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, EWS प्रमाण पत्र और नॉन क्रिमिलियर प्रमाण पत्र शामिल हैं। तो अप्लाई कैसे करेंगे यह समझिए। बाईं ओर जो दूसरा ऑप्शन है अप्लाई फॉर सर्विसेज, आप उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उसके ठीक नीचे आपको दिखेगा व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज। तो आपको व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज पर क्लिक करना है। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारी सेवाएं दिखने लगेंगी जो जो इस पोर्टल पर हैं और आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं आपको यहाँ पर 5 सेवाएं दिख रही हैं, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ाते जाएंगे और भी सेवाएं इसमें दिखती जाएंगी। ये देखिए
तो ये सब मैं आगे उन्हें बढ़ाते जा रहा हूँ। नेक्स्ट आप करेंगे, नीचे ऑप्शन रहता है उस पर क्लिक करते जाएंगे तो आगे का आपको दिखता चला जाएगा। तो मैं ये पेज बढ़ाता जा रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लूँगा। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं 38 यानी कि 38वें नंबर पर लिखा है इश्यूएंस ऑफ रेजिडेंस सर्टिफिकेट एट आरओ लेवल। आप उस पर क्लिक करेंगे और जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुलेगा। ये आप गौर से देख लीजिए, यहीं से शुरुआत होगी किसी भी आवेदन के लिए सारी डिटेल फिलअप करने की, जिसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जेंडर लिखना है यानी लिंग, तो पुरुष, स्त्री या तृतीय लिंग जो भी होगा उनका लिंग आवेदनकर्ता का वह आप लिख देंगे। यहां पर ध्यान रखना है कि इस फॉर्म में आप वही डिटेल लिखेंगे जो आवेदनकर्ता की डिटेल है, आप अपनी कोई भी डिटेल इसमें फिल नहीं करेंगे। तो सबसे पहले लिंग का चुनाव कर लेंगे। उसके बाद दाईं ओर देखिए अभिवादन लिखा है। अभिवादन में कुछ लोग चाहते हैं कि उनके नाम के पहले श्री, श्रीमती या सुश्री हो। जब आप अभिवादन वाले बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो आपको यह ऑप्शन आएगा, आप उनमें से किसी एक को चुन सकते हैं आवेदनकर्ता के हिसाब से। जैसे अगर वो शादीशुदा महिला हैं तो आप श्रीमती का चुनाव करेंगे, शादीशुदा पुरुष हैं या नहीं भी हैं तो आप श्री का चुनाव कर सकते हैं। उसके बाद शादीशुदा महिला नहीं है तो आप सुश्री का चुनाव करेंगे। अगर इनमें से कोई भी अभिवादन रखना ही नहीं है, सिर्फ नाम आए सर्टिफिकेट पर, तो एक ऑप्शन इसमें आपको ये भी आएगा कोई नहीं, यानी अभिवादन में कोई भी नहीं लेना, तो आप कोई नहीं को चूज कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए बाईं ओर जो दूसरा ऑप्शन है वह है नेम ऑफ एप्लीकेंट। उसमें आवेदनकर्ता का नाम शुद्ध लिखेंगे इंग्लिश में, और इस बात को आप बहुत ध्यान से करेंगे क्योंकि आप किसी के लिए प्रमाण पत्र बनाने जा रहे हैं जो कि विभिन्न कार्यों के लिए वो प्रयोग करेंगे। हो सकता है कि वो नौकरी के लिए भी इस प्रमाण पत्र का प्रयोग करेंगे, और आप जानते हैं कि नाम में कहीं भी गड़बड़ी पाई जाती है तो उनकी नौकरी होते होते भी नहीं होगी। इसलिए नाम भरने में आप लोग खास तौर पर ध्यान रखें और उनकी स्पेलिंग कभी भी गलत ना हो पाए। एक अच्छी बात इसमें यह है कि जब आप बाईं ओर नाम टाइप करेंगे इंग्लिश में, तो दाईं ओर जो हिंदी में लिखा है आवेदक या आवेदिका का नाम, उसमें हिंदी में अपने आप ही वह नाम आएगा। लेकिन कब? जब एक वर्ड लिखने के बाद आप स्पेस बार दबाएंगे तो वह हिंदी में नाम कन्वर्ट होकर दाईं ओर के बॉक्स में भी लिखा जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि इंग्लिश में जो आपने टाइप किया है उसकी स्पेलिंग कुछ इस तरह से होती है कि हिंदी की स्पेलिंग ठीक ठीक अपने आप नहीं आ पाती है। तो ऐसे में आप दाईं ओर वाले बॉक्स में डायरेक्ट टाइप करके आप इंग्लिश की स्पेलिंग अलग चेंज करके टाइप करेंगे तो हो सकता है कि हिंदी का सही नाम वो कन्वर्ट करके ले ले। अगर इस तरीके से भी नाम सही नहीं आ पाता है तो आप दाईं ओर का जो बॉक्स है हिंदी में लिखने का, उसमें क्लिक करने के बाद आप डायरेक्ट हिंदी में ही टाइप करके आवेदक का नाम शुद्ध लिख देंगे। अब आगे बढ़ते हैं बाईं ओर, तो आप देखेंगे नेम ऑफ एप्लीकेंट के बाद नेम ऑफ फादर लिखना है, यानी फादर का नाम, जो एप्लीकेंट हैं उनके फादर का नाम आपको इंग्लिश में लिखना है बाईं ओर, दाईं ओर अपने आप हिंदी में हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं तो देखिए नेम ऑफ मदर, मदर्स नेम लिखेंगे इंग्लिश में बाईं ओर, स्पेस बार दबाते ही दाईं ओर हिंदी में आ जाएगा। फिर बाईं ओर देखिए हस्बैंड का नाम है, तो हस्बैंड का नाम आप तभी लिखेंगे जब महिला आवेदन करता है और वह भी शादीशुदा है। उससे और अगर आप आगे बढ़ें तो देखेंगे कि आवेदक का मोबाइल संख्या लिखना है। यह जरूर लिखें क्योंकि आवेदक का मोबाइल संख्या जब आप यहाँ लिखेंगे तभी उनको उस पर आवेदन की सारी डिटेल जाएगी। फिर नीचे देखें पता, पता में आपको सबसे पहले राज्य यानी स्टेट चुनना है। तो स्टेट में आप कौन सा चुनेंगे? क्योंकि ये जो आवेदन करता होंगे बिहार से ही होंगे, इसलिए आप स्टेट में बिहार चुनेंगे। जैसे ही आप बिहार चुनेंगे तो दाईं ओर जो जिला वाला ऑप्शन है उसमें बिहार के 38 जिला का ऑप्शन आपको दिखेगा। फिर आवेदनकर्ता जिस जिले से संबंधित है उस जिले को चुनेंगे। जब बाईं ओर फिर आप आएंगे नीचे तो आप देखेंगे अनुमंडल या सब डिवीजन चुनना है। आप जैसे ही बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो उस जिले में संबंधित जितने भी सब डिवीजन हैं यानी अनुमंडल हैं वो सभी दिखेंगे। आप आवेदनकर्ता के सब डिवीजन को चुन लेंगे। फिर दाईं ओर ब्लॉक चुनना है, आवेदनकर्ता का जो भी ब्लॉक होगा उसे चुन लेंगे। ब्लॉक चुनने के बाद आपको देखिए चुनना है स्थानीय निकाय का प्रकार, यानी कि स्थानीय निकाय जो है
वह किस तरह का है, ग्राम पंचायत में वो रहते हैं या नगर निकाय में रहते हैं। तो आपके पास ग्राम पंचायत वाले ही पहुंचेंगे आवेदनकर्ता, तो आप ग्राम पंचायत को चुनेंगे और दाईं ओर उनकी वार्ड संख्या को लिख देंगे। अगर आप ये आवेदन पत्र निवास प्रमाण पत्र बना रहे हैं तो फिर यह ऑप्शन पूछा जाएगा कि निवास का प्रकार कैसा है, स्थायी है या अस्थायी है। तो आप सभी जानते हैं कि ज़्यादातर मामलों में लोग अस्थायी प्रमाण पत्र ही बनवाते हैं, तो इसलिए आप अस्थायी चुनेंगे और दाईं ओर जो आवेदन का उद्देश्य है वह आप उद्देश्य लिख देंगे। जैसे अगर जॉब के लिए उनको चाहिए तो लिख देंगे फॉर जॉब, या हिंदी में भी आप लिख सकते हैं उसका उद्देश्य। यह लिखने के बाद आप देखिए स्व घोषणा है और जिसके नीचे बाईं ओर ब्लू टिक लिखा हुआ है आई एग्री। अगर पहले से ब्लू टिक लगा हुआ है आई एग्री में तब ठीक है, और नहीं तो आप उस पर क्लिक करके टिक कर देंगे। उसके और नीचे आए तो देखिए एडिशनल डिटेल है जिसमें लिखा है अप्लाई टू द ऑफिस। अप्लाई टू द ऑफिस में आपको कुछ लिखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऊपर जो आपने जानकारियां फिल की हैं उसके आधार पर अपने आप ही वह ऑफिस सेलेक्ट कर लेगा कि किस ऑफिस में ये एप्लीकेशन जाएगा। लेकिन और भी कुछ जानकारियां आपको फिल करनी होंगी, वह भी देखिए क्या। तो आपको आवेदक का फोटोग्राफ अपलोड करना होगा। जो वो फोटोग्राफ देंगे आपको पासपोर्ट साइज का, उसको स्कैन करके अपलोड करना होता है। लेकिन आप इसमें ध्यान रखेंगे कि वह फोटोग्राफ उनके द्वारा स्व अभिप्रमाणित हो, यानी उनका साइन किया हुआ हो। फोटो पर इस तरह से साइन करें कि चेहरे पर वह साइन ना दिखे, चेहरे के नीचे उनका साइन हो। दूसरा यह सवाल है कि अगर कोई आवेदनकर्ता हस्ताक्षर करना नहीं जानता है तब क्या होगा। ऐसे में अगर महिला है तो आप दाएं हाथ के अंगूठे का निशान उनके फोटो पर ले लेंगे, पुरुष हैं तो बाएं हाथ के अंगूठे का निशान उनकी फोटो पर ले लेंगे और निशान को आप घेर कर वहां पर LTI, अगर बाएं हाथ का निशान अंगूठे का निशान है तो LTI और दाएं हाथ के अंगूठे का निशान है तो RTI लिखकर फिर उनका नाम भी लिख देंगे, तभी उसको स्कैन करेंगे। क्योंकि अगर ये स्व अभिप्रमाणित फोटो नहीं होगी तो फिर इसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इसलिए इसका आप खास तौर पर ध्यान रखें। फिर उसके नीचे आधार कार्ड नंबर का ऑप्शन होता है, उनके आधार कार्ड नंबर को आप उसमें लिखेंगे। लेकिन आप यहाँ यह ध्यान रखें कि आवेदनकर्ता का आधार नंबर तभी लिखें जब उनका मोबाइल नंबर आधार से लिंक्ड हो, यानी आधार नंबर जब आप लिखेंगे तो उनके मोबाइल पर OTP जाएगा। अगर नहीं जा रहा इसका मतलब लिंक्ड नहीं है। हाँ, लेकिन जब आधार नंबर आप डालेंगे तो एक सहमति मांगी जाएगी, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर छोटे से विंडो में दिख रहा है, कंसेंट लिखा हुआ है, जिसमें है कि आप जो आधार नंबर ये लिख रहे हैं उसको वो वेरिफिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो इसमें आपको एग्री पर क्लिक करना होगा। एग्री पर जब आप क्लिक कर देंगे तब इस आधार नंबर से जो लिंक्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर OTP जाएगा और एक नया विंडो आपके सामने खुलेगा जिसमें OTP मांगा जाएगा। हमने OTP लिखा है। OTP लिखने के बाद आपको वैलिडेट पर क्लिक करना है और जब वैलिडेट पर आप क्लिक कर देंगे और सही नंबर पाया जाएगा तब आप ऊपर का जो छोटा सा मैसेज देख रहे हैं यह दिखेगा, जिसमें दिखेगा आपको कि आधार वेरीफाइड। तो जब यह मैसेज आ जाए तो आप ओके पर क्लिक कर देंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद आप यह समझिए कि आवेदनकर्ता का आवेदन का काम काफी कुछ संपन्न हो गया है। बस एक काम बाकी रह गया है, वह यह कि जो कैप्चा होता है अंत में आपको दिखेगा, वह कैप्चा आपको सही उसके नीचे के बॉक्स में टाइप कर देना है और टाइप करने के बाद नीचे जो 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, ड्राफ्ट, प्रोसीड, क्लोज और रीसेट, आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। लेकिन यहां पर गौर फरमाइएगा, कभी कभी नेटवर्क का इशू रहता है, तो अगर नेटवर्क का इशू रहता है, आपने प्रोसीड पर क्लिक किया और नेटवर्क सही नहीं है या सर्वर डाउन है, तो फिर जो भी डाटा आपने फिल किया है वो सारा का सारा इरेज हो जाएगा। तो बेहतर यही होगा कि अगर आपके क्षेत्र में नेटवर्क का इशू रहता है तो आप ड्राफ्ट पर क्लिक करें। ड्राफ्ट पर जब आप क्लिक करेंगे तो वह सेव हो जाएगा, यानी आगे एप्लीकेशन फॉरवर्ड नहीं होगा, वह सेव हो जाएगा। लेकिन अगर नेटवर्क का इशू नहीं है तो फिर आप प्रोसीड पर क्लिक करें और प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद क्या होगा वो मैं बताऊंगा, लेकिन यह भी समझ लें कि अगर आपने क्लोज पर क्लिक कर दिया तो क्या होगा और रीसेट पर क्लिक किया तो क्या होगा। अगर आपने क्लोज पर
किया तो यह बंद हो जाएगा विंडो, यानी आपने जो भी फिल किया हुआ है वह सब गया, आपको फिर से अप्लाई करना होगा। अगर आपने रीसेट पर क्लिक किया तो यह पेज तो खुला रहेगा, लेकिन उसमें से सारा डाटा इरेज हो जाएगा, यानी फिर से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसलिए अगर डाटा में कहीं कोई गड़बड़ी ना हो तो आप रीसेट ना करें, क्लोज भी ना करें, आप प्रोसीड करें। या आपको लगता है कि सिर्फ सेव करके अभी रख लेना है और इसके आगे का काम हमें बाद में करना है, तो फिर आप ड्राफ्ट पर जाकर क्लिक करेंगे। फिलहाल मैं यह मानकर चलता हूं कि नेटवर्क का कोई इशू नहीं है और आप आगे काम करना चाहते हैं, इसको पूरा करना चाहते हैं, तो आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर जब आप क्लिक करेंगे उसके बाद एक मैसेज आपको आएगा जिसमें लिखा हुआ कि नाम की शुद्धता की जांच कर लें, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की शुद्धता भी जांच लें और सेल्फ अटेस्टेड फोटो ही अपलोड करें, अन्यथा आवेदन अस्वीकृत किया जाएगा। कहने का मतलब कि ये जो तीनों चीजें हैं, नाम, मोबाइल नंबर और सेल्फ अटेस्टेड फोटो, ये होना ही चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो आपका आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये आश्वस्त होने के बाद आप ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप समझिए कि आपका आवेदन पूरा हो गया है। से कुछ बातें बताना चाहूंगा कि कुछ अन्य फॉर्म जब आप भरेंगे जैसे जाति प्रमाण पत्र, तो उसमें कुछ अन्य जानकारियां भी पूछी जाती हैं, जैसे पेशा, जिस आवेदनकर्ता का आप कर रहे हैं उसका, तो पेशा आप लिख देंगे। फिर उसकी कैटेगरी पूछी जाती है तो कैटेगरी भी लिख देंगे। कैटेगरी के अलावा जाति पूछी जाती है तो जाति लिख देंगे। जाति में भी उपजाति होती है, हर एक जाति में नहीं लेकिन कई जातियों में होती है, तो आपको फिर उस जाति की उपजाति भी लिखनी होगी आवेदनकर्ता के लिए। और फिर लास्ट में कैप्चा फिर से होगा, तो वो कैप्चा आपको डाल देना है। कैप्चा के बाद ये देखिए आधार एनक्लोजर या आधार वेरिफिकेशन का ऑप्शन आता है। ये तब आपको करना है जब आप आधार नंबर नहीं डाले होंगे। इसके पहले जो आधार नंबर डालने का ऑप्शन था, अगर लिंक्ड नहीं है किसी का आधार नंबर तो वहां तो आप आधार नंबर डाल नहीं सकते, डालने का भी कोई फायदा नहीं होगा। तो वहां पर आप ब्लैंक छोड़ देंगे उस बॉक्स को। और यहां पर जो आधार एनक्लोजर है, यहां क्या करेंगे कि आवेदनकर्ता के आधार कार्ड को ठीक से स्पष्ट रूप से साफ साफ स्कैन करके यहां पर अपलोड करना होगा। यहां पर आपको आधार एनक्लोजर में जाकर अपलोड करना होगा। तो अपलोड कर देंगे, उसके बाद जो ऑप्शन आएगा सेव एनेक्जर, तो सेव एनेक्जर करेंगे, वह सेव भी हो जाएगा। और फिर फाइनली जो ऑप्शन आएगा अंत में वह आएगा, सेव एनेक्जर के बाद जो ऑप्शन आएगा वह आएगा सबमिट का। तो आप सबमिट पर क्लिक करेंगे और सबमिट पर क्लिक करते ही आपका काम पूरा हो जाएगा, यानी आपने एक आवेदनकर्ता का पूरा आवेदन अप्लाई कर दिया है। अब आगे जो कुछ भी होगा उसके मोबाइल पर भी मैसेज आता रहेगा। बाद में आप अगर चेक करना चाहते हैं तो जो आपने देखा था कि अप्लाई फॉर सर्विसेज के नीचे जो ऑप्शन था व्यू स्टेटस, तो व्यू स्टेटस में जाकर के आप आवेदन की स्थिति को भी देख सकते हैं।